देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई रिजल्ट हमें कि बी की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है देन ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया तो वैल्यू किसकी तरफ चली जाएगी, पासे को 3 बार उछाला जाता है। तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो इन्होंने ये बोला कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है। देखो भाई उन्होंने बोल दिया है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती ही पढ़ती है, मतलब कि ये इवेंट। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग वन शॉट सीरीज लेके स्टार्ट किए थे, आज उसका आखिरी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद वन शॉट वीडियो खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करना। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रायिकता, इसमें हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग सिंपल से इवेंट्स पढ़ेंगे, इवेंट्स। उसके बाद फिर हम लोग सैंपल स्पेस पढ़ेंगे कि होता क्या है सैंपल स्पेस। फिर इसके अंदर जो एंड और वाली थ्योरी आती है वो पढ़ते हैं। ठीक है, एंड और वाली जो थ्योरी बनेगी वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे बेयस थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हर बार क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है और ये मैक्सिमम नंबर का आता है। ठीक है, जैसे दीर्घ उत्तरी वाले जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वो बेस थ्योरम बेस पे ही बनते हैं। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग प्रायिकता भी बोलते हैं। हाँ, इसको पढ़ने से पहले आप लोग कोशिश करना कि जो क्लास 11 का चैप्टर है कौन सा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय, क्रमचय और संचय। ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको क्रमचय और संचय में डाउट होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम समझ में आएगी। तो आप लोगों को सजेशन है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले क्रमचय और संचय जाके एक बार रिवाइज कर लेना, क्लास 11 में जो आप लोगों ने पढ़ा था, तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यूज होगा। स्टार्ट करें हम लोग। तो पहला क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सा देख लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म से हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं जो आप लोगों से बार बार यूज होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। एक पहला यूज होगा सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, तो हमें क्या बताता है, सैंपल स्पेस के बारे में बताता है। जैसे अगर हम लोग बोलें कि कॉइन है हमारे पास, कॉइन है तो इसके तो कॉइन के पास कितनी पॉसिबिलिटी, दो ही है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 2 बनेगा। टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 2 बनेगा। बट अगर डाइस है तो डाइस पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसका टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलर अगर हम लोग कार्ड लें तो कार्ड में कितने होते हैं, टोटल 52 होता है, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। ठीक है, अगर सिंगल कॉइन है, 1 कॉइन है तो 2 बनेगा, और 1 डाइस है तो 6 बनेगा। ठीक है, ये। अब इसके बाद हम लोग जब सैंपल स्पेस के बाद देखते हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स जो सैंपल स्पेस होता है उसी का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर इवेंट्स की बात करें हम लोग, इवेंट्स या फिर घटना, ये क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसको ई बोल दें तो ई क्या होगा, इसको अगर हम लोग एस बोल दें तो ई क्या होगा, सबसेट होगा किसका, एस का। ई क्या होगा, सबसेट होगा किसका, एस का। क्यों, क्योंकि जो इवेंट्स होगा, इवेंट्स जैसे मान लेते हैं कि हमने डाइस थ्रो किया, उस पे जो मान लेते हैं कि हमारे ऑड इवेंट्स आ रहे हैं, घटनाएं कौन सी है, ऑड वाली है, तो ऑड वाली कितनी बन जाएंगी, 3, 1 3 5, तो 1 3 5 तो सैंपल स्पेस में भी आ रहा था, तो सैंपल स्पेस बड़ा होगा और जो घटनाएं होंगी वो क्या होंगी, उसी का सबसेट होगा, उसी का
सबसेट होगा। अब घटनाओं में दो होती हैं, घटनाएं दो होती हैं, कौन कौन सी? एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल या फिर इसी को बोलते हैं पक्ष में, और दूसरी होती है अनफेवरेबल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं विपक्ष में। विपक्ष में का मतलब है कि जो हमारे पक्ष में ना आए, जो हमारे फेवर में ना आए। जैसे अब हम लोग प्रायिकता की डिफिनेशन देखते हैं, जो बेसिक सी प्रायिकता की डिफिनेशन है। प्रायिकता ये कहती है, अगर हम लोग पी बोल रहे हैं, किसी इवेंट्स की हम लोग प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये बोलेगा कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, या फिर टोटल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, टोटल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? सैंपल स्पेस। तो ये क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रायिकता होगी वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगी, या फिर 0 भी हो सकती, 1 भी हो सकती। 0 कैसे हो सकती है? जैसे हम लोग अगर बोले कि सैंपल स्पेस डाइस थ्रो कर रहे हैं, डाइस पे नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से लेके 6 तक, और हमने पूछ लिया आपको कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, डाइस पे 7 आने की प्रोबेबिलिटी। तो डाइस पे तो 7 कभी आएगा ही नहीं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, वहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेके 1 तक हो सकती है, 0 से 1 तक हो सकती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल या फिर सैंपल स्पेस। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड आपको और देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये भी समझ लो। रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई रिजल्ट हम लोग पहले से ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि यही रिजल्ट आने वाला है। जैसे कॉइन हम लोग फेंकते हैं, तो कॉइन पे ये पहले से नहीं बता सकते हेड आएगा टेल आएगा, हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं कि हेड आएगा टेल आएगा। जैसे कुछ कॉइन होते हैं जिन पे हमेशा हेड आता है टेल आता है, एक ही कोई होता है तो एक ही आता है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है, सिंपल सी मीनिंग ये होती है कि कोई फिक्स रिजल्ट ना हो, सैंपल स्पेस में से कुछ भी आ सकता है। जैसे डाइस है, 1 से लेके 6 तक सैंपल स्पेस होता है, तो अगर हम उसको फेंक रहे हैं तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अगर वही डाइस बार बार एक ही वैल्यू दे रहा है, मान लेते हैं 4 आ रहा है, डाइस में हमेशा 4 ही आ रहा है, आप कुछ भी कर लो 4 ही आएगा, तो फिर क्या कहलाएगा? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? तो जो भी हमारे डाइस वगैरह होंगे या फिर कॉइन वगैरह होंगे वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट होंगे। ठीक है, तो यहां से कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे एक चीज और यूज होती है, आपको पता होने चाहिए, जो कार्ड होते हैं हमारे पास, कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई? इसमें से जो 50 देखो एक एक में 13 कार्ड्स होते हैं। अगर 52 को हम लोग 4 सूट्स में डिवाइड करें, 4 सूट्स में डिवाइड करें, तो ये 13 कार्ड्स होंगे। ठीक है, जो 52 कार्ड्स होते हैं उसको हम लोग 4 सूट्स में डिवाइड कर रहे हैं, चारों सूट्स में एक एक सूट्स में कितने कितने कार्ड होंगे? 13 कार्ड होंगे। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पेड बोल देते हैं, क्लब, हार्ट, डायमंड। ठीक है, तो ये बोल देते हैं। अब ये दोनों के कलर क्या होंगे? रेड होंगे। तो रेड का मतलब 26 कार्ड आपके पास रेड है और ये 26 कार्ड आपके पास ब्लैक है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चिड़ी बोलते हैं।
चिड़ी, इसको लाल का हार्ट को क्या बोलते हैं? लाल का पत्ता ऐसे कुछ बोलते हैं, लाल पान बोलते हैं। इसको, इस पेड़ को क्या बोलते हैं? हुकुम बोलते हैं, और इसे ईट बोलते हैं। डायमंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? ईट बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो ना, इसको ईट बोलते हैं। और जो इनकी नंबरिंग होती है ना, बेसिकली जो इनकी नंबरिंग होती है, अगर हम लोग 13 कार्ड्स को देख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे जो 13 कार्ड्स होते हैं, इनकी जो नंबरिंग होती है वो स्टार्ट होती है 2 से, 2 3 ऐसे करते हुए 9 तक जाती है। 9 के बाद जोकर आता है, ठीक है? नहीं, 9 के बाद दहला आता है, सॉरी। 9 के बाद आपका 10 आएगा, 10 के बाद जोकर आएगा, जोकर के बाद क्वीन आएगी, क्वीन के बाद किंग आएगा, और किंग के बाद एस आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सब में होंगे ये 13 कार्ड्स जो है ना, मतलब 2 से स्टार्ट होंगे, इनकी नंबरिंग होगी। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कार्ड, तो उसपे ये मिल जाएगा कि उसमें नंबर्स कुछ पड़े होते हैं। नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 से लेके 10 तक नंबर होते हैं। फिर जोकर बना होता है, हिंदी में जोकर बोलते हैं। उसके बाद ये जोकर, गुलाम, जोकर को गुलाम भी बोलते हैं। क्वीन आएगी जिसे बेगम बोलते हैं, किंग आएगा जिसको राजा बोलते हैं, और एस आएगा जिसे हम लोग इक्का बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 राजा हो जाएंगे, 4 रानी हो जाएंगी, 4 जोकर हो जाएगा, और 4 इक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ ओवरव्यू था कार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो ये कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, ये चारों होते हैं। इसमें से 26 सेम कलर के, 26 सेम कलर के, मतलब कि 26 ब्लैक, 26 रेड। इधर वाले रेड होते हैं, इधर वाले ब्लैक होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें पूछे जाएंगी कि एंड और एंड और का भी कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं। जब भी एंड यूज होगा, एंड और इसमें देखो, एंड का मतलब होता है ना कि इवेंट्स अभी खत्म नहीं हुए, इवेंट्स अभी खत्म नहीं हुए। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, और ये उसमें रखे नहीं जा रहे हैं। मतलब कि 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, और ये भी लिख सकते हो आपस से रखना नहीं है। अभी इस पे क्वेश्चन बनाएंगे आगे। वापस से रखना नहीं है, तो प्रायिकता बताओ, प्रायिकता बताओ। एक कार्ड लाल रंग का, ठीक है, और दूसरा ब्लैक कलर का, या फिर काले रंग का हो, काले रंग का हो। ठीक है, ये पूछा है। अब देखो ध्यान से कि जब हम लोग 2 कार्ड्स निकाल लें, 2 कार्ड्स निकाल लें, तो पहले एक कार्ड्स निकाले होंगे। ठीक है, एक कार्ड्स निकाला होगा, उसके बाद एक कार्ड्स निकाला होगा। ठीक है, तो 2 कार्ड्स जब हम लोग निकाल लें, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देखो एक कार्ड्स निकाला, उसको रखना नहीं है, फिर दूसरा कार्ड निकाला। अब दोनों के हम लोग कलर देख रहे हैं। दोनों के कलर में ये कह रहा है कि वापस से रखना नहीं है, तो प्रायिकता बताओ। एक कार्ड लाल रंग का हो, दूसरा काले रंग का हो। एक लाल रंग का हो, दूसरा काले रंग का हो। तो एक लाल और दूसरा काले का, जब हम लोग फर्स्ट कार्ड निकाल रहे हैं, तो पहले कार्ड निकालने के लिए कितना हो जाएगा? मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाला रेड, फर्स्ट रेड आया हो, एंड लग रहा है ना, एंड सेकेंड ब्लैक। ठीक है, फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक, 2 कार्ड हो गए।
और अथवा और फर्स्ट ब्लैक रहा हो एंड सेकेंड रेड। ठीक है, देखो इसमें एंड और आर दोनों यूज हो रहा है, एंड और आर दोनों यूज हो रहा है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि दो कार्ड्स निकालने हैं, तो दो कार्ड्स हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कार्ड निकाला, पहला हमारा रेड कलर का हो गया, पहला रेड कलर का हो गया। अभी इवेंट्स खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें एक कार्ड और चाहिए, तो दूसरा कार्ड निकाला ब्लैक का। ठीक है, या फिर या लग रहा है अथवा लग रहा है, या उल्टा भी तो हो सकता है, पहला ब्लैक आया हो दूसरा रेड आया हो। तो अब जब यहाँ पे एंड लग रहा है, एंड का मतलब होता है कि अभी इवेंट्स जारी है, कंटिन्यू है। और जब और का मतलब आता है जब केसेस बनता है, तो वहां पे हम लोग ऐड करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पीएनसी में पढ़ रखा है। ठीक है, पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ रखा है, वहां पे एंड और का केस। फर्स्ट रेट, टोटल रेट कितने होते हैं भाई? अगर हम लोग कार्ड निकाल रहे हैं, टोटल रेट कितने होते हैं? 26। तो ये कितना आएगा? 26/52 इंटू 26/52 आएगा। यही तो टोटल कार्ड्स कितने थे? 52। 52 में से हमारे पास कलर कौन से? रेड वाले कितने थे? 26। तो 26 में से कोई भी तो आ सकता है, तो 26 में से कोई भी आ सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 26। या फिर जिनको ये नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे कर सकते हैं, टोटल चॉइस कितनी थी हमारी पास? 26, 26 C1, और नीचे कितने कार्ड थे? 52, तो 52 C1। अब यहाँ पे एंड लगा, एंड का मतलब इंटू कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड से निकालना है ब्लैक, अभी भी हमारे पास 26 कार्ड ब्लैक के हैं, तो ये 26 ब्लैक वाले हो गए। बट अब 52 कार्ड नहीं है, क्योंकि एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो ये कितना होगा? 51। अब और का मतलब प्लस, ये फिर से वापस से वही हो जाएगा, फर्स्ट ब्लैक तो 26/52 इंटू 26/51। तो आई होप ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा है। बाकी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो भी देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसमें से एक इवेंट पहले हो चुका होता है, इसमें से एक इवेंट्स हो चुका होता है, फिर हमें दूसरा वाला इवेंट्स कराना होता है। जैसे वेन डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर इसको ए बोले, इसको बी बोले, तो इसको क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। ठीक है, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। अब अगर आपसे पूछें कि प्रोबेबिलिटी हमें बताओ ए की अगर बी हो चुका है, क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी ऑलरेडी हैपन। ए की प्रायिकता बताओ यदि बी पहले ही हो चुका है। तो अब जरा ध्यान से देखना कि इन्होंने बोला है कि ए की प्रायिकता बताओ यदि बी पहले ही हो चुका है। तो ध्यान से सुनना, ये बेसिकली ये कह रहा है कि हमें बी की प्रोबेबिलिटी में, जो बी की प्रोबेबिलिटी है उसमें ए को भी ढूंढना है। तो देखो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा बी वाला सेक्शन है, इसमें ए कहां पे आ सकता है? ए तो बस इतने ही पे आ सकता है ना। तो हमें बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी को, तो पी ए बाई बी, ये लिखने का तरीका है कि ए बाई बी, इसको क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी बी हो चुकी है तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि बी की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, देन ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। क्लियर है बच्चे? जो नीचे आ रहा है, जो हो चुका है, उसी से हमें डिवाइड करना है, उसी से हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर हम लोग इसको b बाई ए लिखते हैं, तो जब b बाई ए लिखेंगे ना, तो जो नीचे आ रहा है उसको नीचे हम लोग भेजेंगे,
पी ए और ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर हमेशा इंटरसेक्शन आएगा, नीचे बस जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो वाली प्रोबेबिलिटी आएगी जो हो चुकी है, ठीक है, जो हो चुकी ये। अब इसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में, और जो बच गए वो क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग, जो थ्योरी पार्ट थोड़ा सा बच गया वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पीए हमारे पास कितना है, इन्होंने 0.8 दे रखा है, पीबी 0.5। देखो जो बोर्ड में आपको सॉल्व करने के लिए आएगा ना, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूले पता है, जैसे ये बता रहा है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अभी जस्ट पीछे ही बताया, जैसे ये पी बी बाई ए लिखा है, पी बी बाई ए, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थे, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए, यही तो लिखेंगे, फार्मूला तो इसका यही है। अब इन्होंने इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 0.4, अब पूछी किसकी वैल्यू है, इन्होंने इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछा ना, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाँ इंटरसेक्शन तो आ जाएगा। यहां से अगर हम लोग इंटरसेक्शन की वैल्यू चाहें ए इंटरसेक्शन बी, तो 0.4 इंटू पी ए कर सकते हैं, पी ए इधर लेके जा रहे हैं, पी ए की वैल्यू कितनी है 0.8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0.32। क्लियर है। तो ये पहला आंसर आ गया। देखो सिंपल सा, कितना सिंपल सा है। अगर आपको फार्मूले पता है, अगर आपको देख के ये पता चल रहा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है, तो आपसे क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो ये कितना आ रहा है 0.32, सिंपल सा। तो पहले का आंसर कितना हो गया 0.32। अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, पी ए बाई बी, तो इसका भी यूज कर लो, इंटरसेक्शन ऊपर रख लो और नीचे पीबी से डिवाइड कर दो। इंटरसेक्शन कितना दिया था इन्होंने, अच्छा इंटरसेक्शन तो मैं खुद ही निकाला हूं 0.32, और पीबी कितना दिया है 0.5, ठीक है 0.5, यही तो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी थी, ये निकली है 0.32, और बी की वैल्यू कितनी है 0.5। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3.2 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन कर लेना, डिवाइड कर लेना तो आ जाएगा। अब हम लोग थर्ड वाला करते हैं। थर्ड में क्या है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, तो ये क्या हो जाएगा पी ए पी बी माइनस इंटरसेक्शन, यही तो कहते हैं। ये फार्मूला पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, क्लास 11th में, पहला चैप्टर समुच्चय, याद करो। तो यहां पे वैल्यू रख लो, पीए की वैल्यू कितनी है 0.8, पीबी की वैल्यू कितनी है 0.5, माइनस कर दो 0.32, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी 0.8, ए इंटरसेक्शन बी पी बी बाई ए, तो यहां से कितना आ रहा है 8 5 13, 1.3 माइनस का 0.32, तो ये कितनी आ जाएगी, आई थिंक 0.98, ये आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन में हमने तीनों सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन में तीनों को सॉल्व कर लिया, पी ए पी बी और ये गिवन था, तो बाकी सारी चीजें हमने निकाल ली, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो तीसरी उछाल पे संख्या 4 प्रकट हो, पहली 2 उछाल पे क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। अब देखो ये पूछा ना पी ई बाई एफ, ये पूछा है,
देखो ये दो चीजें हो चुकी हैं, एफ वाली घटना हो चुकी है और ई की पूछा है प्रोबेबिलिटी, तो मतलब कि एफ हो चुका है, ई की पूछा है, तो इसका मतलब क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। ठीक है, यही होगा ना। अब देखते हैं 6 तथा 5 प्रकट होना। पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार, तो जो NS आएगा वो कितना आएगा, 216। NS का मतलब है कि टोटल सैंपल स्पेस 6 × 6 × 6। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं, 6 5 आएगा तो इसके साथ 1 आएगा, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ना, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अगर पीएफ निकालें तो पीएफ पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट हो, तो इन्होंने खुद बोल दिया 6 5 आना चाहिए, तो ये हमारी फेवरेबल आउटकम है। अगर कोई कितने पासे, 3 पासे उनको फेंके जा रहे हैं, तो ये तो हमारे फेवर में है। और टोटल कितना था 216, तो कितने फेवर में 6, तो 6/216, तो मतलब 1/36 ये हो गए। पीएफ की वैल्यू कितनी हो गई, पीएफ की वैल्यू 1/36 हो गई। अब हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट ढूंढते हैं, इंटरसेक्शन पार्ट ढूंढते हैं। कहां गया इंटरसेक्शन पार्ट, पीएफ 6, इंटरसेक्शन पार्ट, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, ये वाले, तीसरी उछाल पे संख्या 4 प्रकट हो, तो 4 प्रकट हो तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 4, यही ना, 1 3 4, ऐसे करते हुए बहुत सारे बनेंगे। बट लेकिन जो इन दोनों के कॉमन में आ रहा है, जो इन दोनों के कॉमन में आ रहा, जो इन दोनों के कॉमन में आएगा वो तो एक ही आएगा, आई थिंक कितना 4 है ना, तो आखिरी में 4 कहां गया, ये वाला कॉमन आएगा 6 5 4, ये वाला कॉमन आएगा, बाकी सब मोम आया है, सिर्फ एक ही कॉमन आएगा। ये क्यों कॉमन आएगा, देखो ये सारे नंबर्स आएंगे बट हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना ना, ई और एफ में इंटरसेक्शन चाहिए, ई और एफ में इंटरसेक्शन चाहिए। तो जब ई और एफ में हम लोग इंटरसेक्शन ढूंढने जाएंगे तो ये जो संख्या है सिर्फ यही एक कॉमन आ रही है, यही एक कॉमन आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/216, ये क्या है इंटरसेक्शन वाली वैल्यू बता रहे हैं, पी ई अपॉन में एफ, नहीं इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना आ रहा है 1/216। तो जरा डिवाइड कर लो भाई, इसको यहां पे रख लो। अच्छा, इसको 1/36 ना लिखें तो जिससे 216 हट जाए, इसको रखो भाई 1/216 और इसको रखो 6/216, ये तो दोनों सेम सेम है, हट गए तो 1/6, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये समझ में आया क्या क्या करना था। देखो इन्होंने ये बोला कि पहली दो उछाल पे क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट हो चुका है, 6 और 5 आ चुका है, देन हमें क्या चाहिए थी, तीसरी उछाल पे संख्या 4 आने की प्रोबेबिलिटी। ये इवेंट हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है, निकालनी है। तो यही तो होता है पी ई अपॉन एफ, एफ वाली घटना हो चुकी है, ई वाली घटना हमें चाहिए, ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यहां से ये बन जाएगा। क्लियर है बच्चे। अगला क्वेश्चन ये वाला, इन्होंने क्या क्या दिया है कि यदि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 0 तथा पी बी बराबर 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर पी बी 0 होगा, देखो हमें ये फाइंड आउट करना है ए अपॉन में बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, और इस भाई साहब ने क्या बोला है पी बी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये तो फिर इनफाइनाइट की साइड जाएगा ना,
ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट की साइड जाएगा। ध्यान से सुनो, ये P अपॉन बी का फार्मूला क्या होगा, P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और PB इन्होंने बोला है 0 है। अगर PB 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू किसकी साइड जा रही है, इन्फिनिटी की साइड जा रही है, जो कि नॉट डिफाइन होता है, परिभाषित नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिभाषित है ऑप्शन में, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट कभी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया तो वैल्यू किसकी तरफ चली जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, इस वजह से ये परिभाषित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहा है इसमें, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए अपॉन बी, इन्होंने दोनों इक्वल दे रखा है और नॉट इक्वल टू 0 भी बोला है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, बस फार्मूले यूज करने। इसको जब हम लोग देखो क्या बोला, ए अपॉन बी किसकी इक्वल है, बी अपॉन ए की। इसका जब फार्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इसको क्या लिखेंगे, बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। जो सेम सेम है उसको हटा दो, जो सेम सेम है उसको हटा दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा भाई, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ऑप्शन में है, हाँ जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले चलें। बस अगर आपको ये कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी पता है कि इसके फार्मूले में ये होता है, ये बहुत यूज होता है, बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां पे इन्होंने P का मान पूछा है, बट उससे पहले ये समझ लेते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं और स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। ठीक है, जो अपवर्जी घटनाएं होती हैं, अपवर्जी घटनाएं होती हैं वो क्या होती है, जैसे कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, क्लियर कट बात कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। कैसे, अगर हम लोग कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, कॉइन को उछाल रहे हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हेड आया तो टेल नहीं आया, और टेल आया तो हेड नहीं आया। तो ये तो क्या हो गई, परस्पर अपवर्जी वाली। ठीक है, ये क्या हो गई, परस्पर अपवर्जी का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। बेसिक्स अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल देखें, मैथमेटिक्स की तरह देखें, तो P A इंटरसेक्शन B फाई या फिर 0 कह सकते हो। और ये स्वतंत्र घटनाएं क्या है, स्वतंत्र घटनाएं ये है कि एक हो रही है दूसरी भी होगी, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये कैसे हो सकता है कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, आप एग्जाम देने गए और उस दिन बारिश हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि बारिश की वजह से मैं फेल हो गया, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप पढ़े नहीं इस वजह से फेल हो गए। तो दोनों में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जब डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब अगर हम लोग P A इंटरसेक्शन B निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P A इंटू पी बी, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से ये लिख लेना। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लिख लेना कि परस्पर अपवर्जी में क्या होगा, और अगर दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का मतलब कि इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या क्या इन्होंने दे रखा है। पी ए का वैल्यू दिया है कितना, 1/2। पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 3/5। और पी बी की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, पी। तो बेसिकली हमें पहले पी निकालना है, बेसिकली हमें पी निकालना है। तो हम लोग पहला वाला कंसीडर कर रहे हैं। पहली, अगर अपवर्जी है, अपवर्जी घटना ले रहे हैं, अपवर्जी है, ठीक है, पहली घटना यूज कर रहे हैं अपवर्जी। आप लोगों को पता होगा कि एक फार्मूला होता है ए यूनियन बी का, इसमें क्या लिखते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये तो हट गया क्योंकि 0 है, इसका कोई मतलब तो है नहीं। अब यहां से हमें पी बी चाहिए,
ए की वैल्यू दे रखी है, तो पी बी का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी माइनस का पी ए। रख लो भाई, जो जो वैल्यू गिवन है उसको रख लो। इंटरसेक्शन वाली सॉरी यूनियन की वैल्यू दे रखी 3/5 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी 1/2। 1/2 इसको जरा सॉल्व करो, नीचे कितना आएगा 10 और ऊपर कितना आएगा 6 माइनस 5 1/10। तो ये कितना आ रहा है देखो, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 5, हाँ जी 10 आएगा 1/10। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। तो यहां से ये भी कह सकते हो P की वैल्यू कितनी आ रही है 1/10। तो अगर P की वैल्यू 1/10 आ रही है तो हम लोग दूसरा यूज कर रहे हैं, दूसरी घटना देख रहे हैं। दूसरी घटना क्या कर रही है, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। सेकेंड वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये दिख ही नहीं रहा होगा। हाँ जी, दूसरा क्या है, स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र है तो पी का मान बताना है ना। चलो भाई, स्वतंत्र है तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू यहां से रखो 3/5, पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है पी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हाँ जी, एक सेकेंड, ठीक है, अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं इनको। सही हो जा, ठीक है। क्या क्या गिवन है भाई, ये आखिरी वाला सिर्फ देख रहे हैं। इसको इधर लेके आते हैं, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड लेके जा रहे हैं। ये क्या था, पीए था, एक सेकेंड उल्टा हो गया क्या। चलो भाई, चलो आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। क्या क्या गिवन है, पी ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। और इंटरसेक्शन को हम लोग पी ए इंटू पी बी करेंगे। ये क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, स्वतंत्र है, पी बी पी ए और पी ए यूनियन बी। अब जो जो दिया गया फटाफट रख लेते हैं, वहां से पी की वैल्यू काउंट कर लेंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये रही 3/5, 3/5 और ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और पी बी की वैल्यू पी है माइनस का पी इंटू 1/2। क्लियर है। अब हमें यहां से पी की वैल्यू चाहिए, तो अगर यहां से पी की वैल्यू चाहिए तो इधर लेके आओ इसको 1/2 को, या फिर इसमें पी कॉमन ले लो। तो ये क्या बचेगा 1 माइनस का 1/2 और ये क्या बचेगा 3/5 माइनस का 1/2, तो नीचे 10 ऊपर 1 और ये कितना आएगा p इंटू 1/2 और 1/10। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। p की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5। देखो दोनों केसेस में अलग अलग आ रही है। पीछे क्या आ रही थी p की वैल्यू, पीछे 1/10 आ रही थी, अभी क्या आ रही है 1/5। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट वही यूज हो रहा है कि परस्पर अपवर्जी होंगी तो क्या यूज होगा और दोनों आपस में स्वतंत्र होंगी तो क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये क्वेश्चन एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, एक और यहां पे आप लोग यूज कर लो पी ए प्लस पी ए बार, ये हमेशा कितना होगा 1। किसी भी घटना के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा 1 होगा। ठीक है,
हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो अब इन्होंने पूछा है तो कम से कम एक बार, तो हम लोग लिख लेते हैं कम से कम एक बार, कम से कम एक बार, तो लिख लेते हैं 1 माइनस, देखो कम से कम एक बार पूछा है, इसी का हम लोग नोट कर ले रहे हैं, इसी को उल्टा कर रहे हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आप विषम ना आने की प्रोबेबिलिटी, चलो भाई विषम ना आने की, जस्ट उल्टा कर रहे हैं, अभी 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, सिंपल सा। तो 1 माइनस, अब देखो पहले देख लेते हैं, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम, विषम संख्याएं कितनी होंगी, विषम संख्याएं कितनी होगी, विषम संख्या, एक पासा है अगर डाइस है तो डाइस पे क्या आ सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑड क्या आएगा 1 3 5, ये तो ऑड हो गए। और इवन की बात करोगे तो इवन में क्या आएगा 2 4 6, तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, एक पासे पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6, मतलब कि 1/2। अब इन्होंने बोला है कि 1 माइनस विषम ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। पहले देखो पहले पासे पे विषम नहीं आया, पहले पासे पे विषम ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। सिमिलर दूसरे पासे पे ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर तीसरे पे 1/2, तो ये कितना हो गया 1 माइनस का 1/8, तो ये कितना हो गया 7/8। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी लग रहा है इसमें, तो आप इस पे स्टार लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कंसेप्ट का, तभी ये बन पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। वापस से रिपीट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं जस्ट उल्टा कर लिया, कम से कम एक बार विषम आने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछा है, तो हमने दूसरी साइड लेके गए 1 माइनस विषम ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए का मतलब क्या है भाई, विथ रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब होता है भाई कि हम लोग बॉल निकाल रहे हैं, कलर देख रहे हैं, वापस से वहीं पे रख दे रहे हैं, जहां से हमने जिस बॉक्स से बॉल निकाली थी, हमने कलर देखा, वापस से उसी में रख दिया। मान लेते हैं पहले 10 बॉल थी, तो हमने एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, वापस से उसमें रख दिया, तो अभी भी कितनी बॉल हो गई, 10 ही बॉल बची है ना, ठीक है। तो पहला पूछा है दोनों गेंदे गेंदे नहीं है, गेंदे हैं, ठीक है, समझ लेना। तो पहली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पहली दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रस्तापित किए निकाली जाती है, बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं। तो पहले बॉक्स में हम लोग देख लेते हैं कितनी काली हैं, ये बॉक्स से लिख लो, 10 ब्लैक, 10 काली हैं और 8 रेड हैं, 8 रेड, ठीक है, ध्यान देना। अब इन्होंने बोला दोनों गेंदें लाल कलर की हों, दोनों गेंदें लाल कलर की हों, तो प्रोबेबिलिटी आप मान लेते हैं P(E1), दोनों गेंदें, हमने एक गेंद निकाली, वो भी कौन सी कलर की है, लाल कलर की। तो टोटल देखो जो फेवर में है, हमारे पास कितनी रेड कलर की बॉल है 8, और टोटल कितनी है 10 और 8 18 है। तो टोटल हम लोग नीचे लिखेंगे 18 और ऊपर क्या लिखेंगे, रेड वाली 8। अब इन्होंने बोला है कि फिर दूसरी गेंद भी हमारे पास रेडी होनी चाहिए, तो दूसरी बॉल भी निकालना है, तो फिर से तो जो रेड बॉल निकाली थी उसको वापस से रख दिए। अगर वापस से नहीं रखे होते तो टोटल एक बॉल कम हो जाती रेड में से और एक बॉल टोटल में से कम हो जाती, तो अभी 7/17 आना चाहिए था, लेकिन हमने वापस से रख दिया, तो इस वजह से ये फिर से कितना हो गया 8/18। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 4/9, 4/9 तो 16/81, तो इसकी कितनी आ रही है 16/81। अब दूसरी देखते हैं, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, प्रथम काली, अब तो बना ही लोगे P2, प्रथम काली, काली बॉल कितनी है 10, तो 10/18,
फिर इन्होंने क्या बोला, दूसरी लाल हो, लाल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8/18। सॉल्व कर लो इसको, 2 से सिंप्लीफाई कर लो, 5 9 4 9, तो ये तो 20/81 आ रही है। फिर सिंपल सा तीसरा देख लो, एक काली तथा दूसरी लाल हो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने आपको बताया था पीछे एंड और वाले केस में, जब थ्योरी बता रहे थे एंड और वाले केस में, तो इन्होंने बोला है कि एक काली तथा दूसरी लाल, तो 2 केसेस बन सकते हैं ना, पहले लाल आई हो फिर काली आई हो, या फिर पहले काली आई हो फिर लाल हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्लैक सेकेंड रेड, या का मतलब और, फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक। बढ़िया क्वेश्चन है, आखिरी वाला ही अच्छा था, बाकी तो ऐसे इजी इजी थे। फर्स्ट ब्लैक, कहां गई ब्लैक, पर एक काली, ब्लैक वाली बॉल कितनी है 10, तो 10/18 इंटू सेकेंड रेड वाली बॉल कितनी है 8, तो 8/18। अब प्लस लग रहा है क्योंकि दूसरे केस पे हम लोग इंटर कर रहे हैं। फर्स्ट रेड 8/18 और सेकेंड ब्लैक तो 10/18। ठीक है, ये अभी हमने सॉल्व किया था ना शायद, ये 10/18 8/18 ये तो सॉल्व किया था। तो ये कितना आएगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ 20/81, तो ये कितना हो जाएगा 40/81। क्लियर है बच्चे? तो ये थर्ड वाला कुछ है थोड़ा बहुत जो लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलो यहां तक सॉल्व करो, फिर हम लोग देखते हैं आगे का। क्या क्या कह रहा है कि कोई छात्रावास है जिसमें 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह तो ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। जरा पढ़िए, जरा क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। देखो ये कह रहा कि कोई हॉस्टल है जिसमें 60% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, हिंदी, 40 अंग्रेजी और 20% दोनों पढ़ रहे हैं। तो जरा हम लोग इनकी प्रोबेबिलिटी साथ में लिखते चलते हैं। अगर हिंदी लिख रहा है तो पी नहीं हिंदी, हाँ ठीक है हिंदी लिखते हैं। हिंदी का मतलब H, कितने परसेंट है 60, तो 60/100, 60/100। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 3/5, 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 से सिंप्लीफाई करो, 3/5 आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, 40% अंग्रेजी, तो PE 40% मतलब 40/100, तो ये 2/5, 0 0 हटा दो, 2 से कैंसिल आउट करो। ठीक है, अगला दोनों 20% का मतलब दोनों PHE, ये कितने हैं 20/100 मतलब 1/5। तो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ना ही हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। अगर हम लोग पहला इसका सॉल्व करें, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह ना तो हिंदी का कॉम्प्लीमेंट और ना ही इंग्लिश, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश का, भाई डी मॉर्गन्स थ्योरम जैसा कुछ रूल भी पढ़ा होगा समुच्चय में, डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर दोनों का नॉट लगा इंटरसेक्शन तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है, यूनियन में लेके जाके हम लोग ऊपर लगा देते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम से कर रहे हैं, अगर जिसको ऊपर से जा रहा है ये डी मॉर्गन्स थ्योरम से बना रहे हैं। ठीक है, सब वैल्यू हमारे पास गिवन है, फटाफट हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस का पी एच यूनियन ई, यही तो होगी कॉम्प्लीमेंट। इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया। तो बस फटाफट निकाल लेते हैं जो जो। सबसे पहले हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हमें चाहिए तो साइड में निकालते हैं हम लोग, यूनियन ई। तो ये पी एच हिंदी वाली प्रोबेबिलिटी, पी इंग्लिश वाली प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। पी एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, ई वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5, और ये इंटरसेक्शन वाली 1/5। तो 3 2 5, तो ये कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है, सही है। कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है, तो यहां पे रख देते हैं 4/5। कहां पे, यहां पे। तो 1 माइनस का 4/5, तो ये 1/5, तो ये आपका आ गया 1/5, 1/5 आ गया, यहां पे 1/5 आ गया, ठीक है। अब ये अगले क्वेश्चन में ये कह रहा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। अब देखो इन्होंने ये बोला कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, देखो भाई उन्होंने बोल दिया है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती ही पढ़ती है, मतलब कि ये इवेंट पहले हो चुका है। अब वो पूछ रही है कि अंग्रेजी का अखबार भी उसे पढ़ना है। हिंदी का तो पढ़ रहे, हिंदी का पढ़ चुकी है, अंग्रेजी का पढ़ना है। तो मतलब बेसिकली सेकंड में ये कह रही है कि हमें क्या चाहिए, इंग्लिश अपॉन हिंदी, यही तो, हिंदी पढ़ चुकी है, इंग्लिश पढ़ना चाह रही है, तो इंग्लिश अपॉन हिंदी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फार्मूला लगाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में क्या हो जाएगा पी एच, रख दो भाई। इंटरसेक्शन वाली वैल्यू हमें पता है 1/5, और एच वाली कहां गई, हिंदी की, ये रही 3/5। तो यहां से ये आंसर कितना हो जाएगा 1/3। अब एक आपके लिए ये HW है, ये HW है, कुछ नहीं करना है, बस जस्ट उल्टा करना है। मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दे रहा हूं कि आपको थर्ड में क्या करना है, क्या करा ही देता हूं। थर्ड में क्या करना है, PH/E निकालना है। तो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, वो तो हमेशा जा रही 1/5। अब इसको यहाँ पे हमने S से डिवाइड किया था हिंदी वाले से, अभी इंग्लिश वाले से डिवाइड करेंगे, तो इंग्लिश वाला कहाँ गया 2/5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन बस देखने में लेंदी था और था बहुत आसान, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा गया और सोल्यूशन में सिर्फ 2-3 लाइन है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, यह ज्ञात कीजिए कि एक विद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं। कितने परसेंट, 60%। हॉस्टलर, मतलब कि हॉस्टलर का H 60/100 3/5, और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो हम लोग नहीं रहने वाले को NH मान ले रहे हैं, NH नॉन हॉस्टलर, हॉस्टलर एंड नॉन हॉस्टलर, NH मान लेते हैं नॉन हॉस्टलर। तो ये कितने हैं 40%, 40/100 0 2/5। ठीक है, क्लियर है बच्चों। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड वर्ष के अंत में महाविद्यालय, जो भी लिखा है इन्होंने 30% दिया है और यहाँ पे 20% दिया है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस बने ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस बने 2-2 डाटा गिवन हो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस बने जिसमें 2-2 डाटा गिवन हो और ये कंडीशन कुछ गिवन हो कि ए के मतलब कि हॉस्टलर का किसी और के साथ या फिर बी का किसी और के साथ, तो वहां पे समझ जाना बेस थ्योरम लगने वाली है, वहां पे बेस थ्योरम लगने वाली। बेस थ्योरम क्या कहती है कि बेस थ्योरम कहती है कि जो हमारे फेवर में है वो ऊपर आएगा और जो नीचे आएगा वो दोनों प्रोबेबिलिटी का सम आएगा। बेस थ्योरम क्या कहती है कि ऊपर हमारे फेवर में जो आ रही है वो आएगा और नीचे क्या आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फेवर भी और अनफेवर वाली भी। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम का है। ठीक है,
अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ये ए के लिए दिया गया ना, ए के लिए है 30% को कन्वर्ट करो 30/100, तो ये 3/10, ये ए के लिए, ए से रिलेटेड है ना, और दूसरा क्या है 20%, तो ये बी से रिलेटेड है, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। अब देखो आखिरी वाली लाइन पढ़ो, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है वर्ष के अंत में, हाँ ठीक है, उसे ए ग्रेड मिला है, उसे ए ग्रेड मिला है और वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है, छात्रावास में रहने वाला है। तो देखो छात्रावास वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे फेवर में हो जाएगी, जो छात्रावास वाली कंडीशन है वो हमारे फेवर में हो जाएगी। तो अब हमें छात्रावास वाली प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, वो भी क्या ढूंढनी है, ए ग्रेड वाले बच्चे। छात्रावास की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, और उसमें जो ए ग्रेड वाले हैं बच्चे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10, हाँ जी 3/10 ही है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऊपर लेके जाते हैं, अगर मान लेते हैं पी निकाल रहे हैं इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, छात्रावास कितने हैं 3/5, उसमें से ए ग्रेड वाले कितने हैं 3/10, नीचे दोनों का सम करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे ले रहे हैं, तो 3/5 3/10 प्लस, अब बी वाले पे देखते हैं, बी वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5 नॉन हॉस्टलर, और इनके ए ग्रेड वाले कितने हैं 1/5, ठीक है। तो ये आ रहा 3/5 3/10 और ये कितना है 2/5 1/5, इन्हीं को सॉल्व कर लो आंसर हो जाएगा, इन्हीं को सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा मैं ही सॉल्व कर देता हूं, इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ऊपर करोगे मल्टीप्लाई 3 त्रिक का 9, 9/50, नीचे मल्टीप्लाई करो, ये तो 50 है ही है, ये तो 9 आएगा, और ये प्लस का कितना आएगा 4/50, तो ये कितना आएगा 9/13, ठीक है। तो 9/13 आ रहा है, चेक कर लो जरा फटाफट किसका कितना आ रहा है। क्लियर है बच्चों, यहां तक बेस थ्योरम समझ में आ रही है, बेस थ्योरम समझ में आ रही है। बेस थ्योरम में आपको यहां आखिरी में लाइन पढ़नी पड़ेगी, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। जब इन्होंने बोल दिया कि वह छात्र कहां पे रहने वाला है छात्रावास में, तो छात्रावास वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी, छात्रावास वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी, और नीचे क्या आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब ए की भी तो प्रोबेबिलिटी आएगी, बी की भी प्रोबेबिलिटी आएगी, ऊपर जो फेवर में वो वाली आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा बनाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए, ये भी बेस थ्योरम पे ही आधारित है। देखो एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं, पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए, चलो भाई उत्पादन बोला है तो हम लोग पीए निकालते हैं, 60%, 60/100, 0 0 हटा दो 3/5, जैसे पीछे कर रहे थे वैसे इसमें भी कर रहे हैं। ए 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है, तो पी भी निकाल लेते हैं, पी भी कितना है 40%, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 2/5, 40/100 करोगे 2/5, ठीक है। क्लियर है, किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है, 2% खराब है और 1% खराब है, तो जो खराब वाली प्रोबेबिलिटी है मान लेते हैं ए से रिलेटेड, खराब वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है 2%, तो 2/100 मतलब 1/50, और बी से खराब वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है 1%, 1/100। क्लियर है बच्चे। अब जैसे हम लोग पिछले में मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी, ये भी बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उसे ढेर से यादृच्छा निकाली गई, जो भी बोला है वस्तु खराब है, तो इस वस्तु के मशीन ए से, देखो इन्होंने बोला मशीन ए, तो जब मशीन ए बोला है ना तो मशीन ए वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी,
जो हमारे फेवर में मशीन ए वाली प्रोबेबिलिटी आएगी और नीचे टोटल आएगी। तो मशीन ए की डाटा जो गिवन है, मान लेते इवेंट्स पी, मशीन ए ये रहा और ये ए रहा, मल्टीप्लाई कर दो 3/5 इंटू 1/50 और नीचे टोटल 3/5 इंटू 1/50 प्लस 1/100 और 2/5। ठीक है, सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ रहा है वही हो जाएगा। क्या आ रहा, ये कितना आ रहा 3/250, 50/25 और ये कितना आ रहा है 50/25, ये 500 आ रहा है, तो ये 6 प्लस 2 अपॉन, अच्छा पीछे कुछ गड़बड़ था क्या, नहीं दोनों में 50-50 सही है, ठीक। और ये कितना आ रहा है 500, तो भाई ये कैंसिल आउट कर दो, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये ऊपर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 कितना हो जाएगा 8, ये बेसिकली आ रहा है कितना 3/4। क्लियर है बच्चे, तो ये कितना आ रहा है 3/4 आ रहा। बेस थ्योरम का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ रहा है। बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन तुरंत बनते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ए दिया है और ए से रिलेटेड यहाँ पे 2% दिया है कि खराब है, बी दिया है, बी से रिलेटेड 1% दिया है। फटाफट आप जो यहाँ पे आखिरी में बोला है ए मशीन ए, तो ए वाली ऊपर रख लो, सारी चीजें वैल्यू नीचे रख लो। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ये वाला, ये भी बेस थ्योरम पे ही आधारित है शायद। दो दल एक निगम के निर्देशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है, पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता क्रमशः, चलो पीए मान लेते हैं 0.6 है, पीबी मान लेते हैं कितनी है 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। तो ए से रिलेटेड कितनी है 0.7 है और बी से रिलेटेड कितनी है 0.3 है। अब इन्होंने क्या बोला, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन शुरू दूसरे दल द्वारा किया जाता है। यहां पे देखो ये दूसरे दल द्वारा, अभी तक हम लोग ए चिल्ला रहे थे, अब इन्होंने बोला दूसरा दल, दूसरा दल का मतलब बी। तो जब हम लोग पी निकालेंगे तो बी को ऊपर रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखो 0.3 0.7 और नीचे 0.3 0.7 प्लस ये 0.4 इंटू 0.6। देखो सबके नीचे अगर हम लोग बेसिकली सबके नीचे ये पॉइंट हटा दें, सबकी वैल्यू पॉइंट हटा दें, हटा सकते हैं ना, क्योंकि इसके नीचे 100 लिखेंगे, इसके नीचे 100 लिखेंगे, इसके नीचे 100 लगेंगे, तो सबके नीचे 100 एलसीएम आएगा, 100 गायब हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग नंबर्स का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 7 × 21, ये भी 21 और प्लस ये 24, तो कितना आ रहा है भाई 21/45, 7/15। सही है, ये 45 है, नहीं तो कुछ और समझ लो। 7 × 21, 7 × 21 और 6 × 24, 4 × 1 5, 2 2 4, 45। सही है, 3 से काटा हमने, 3 7 21 और 15 3 45, तो 60 कितना 7/15 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। और अगर यहीं पे बोलता है ए से, मतलब जैसे यहाँ पे इन्होंने दूसरे से बोला है, पहले का पूछता तो हम लोग पहले ये 0.3 सॉरी क्या लिखा है 0.3, अच्छा ये बी का है ना, हाँ ठीक है, तो हम लोग 0.4 इंटू 0.6 ऊपर रख लेते। अगर ए का पूछता तो ये वाली वैल्यू ऊपर रख लेते, तो वहां से क्लियर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए बी तथा सी मशीनें ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। पीए बोला 1% खराब, तो 1/100। पीबी बोला है, कहां गया पीबी, 5 ए खराब तथा ऑपरेटर बी और सी 5% और 7%, तो 5/100 और पीसी 7/100। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे लिखते जाओ। तो अब इन्होंने बोला है टाइम भी दिया है, एक कुल समय का 50%। तो जो ए से रिलेटेड, अगर हम टाइम देख रहे हैं, ए से रिलेटेड कितना टाइम यूज कर रहा है, कहां गया 50%, मतलब 50/100। और बी से रिलेटेड टाइम कितना है 30%, तो 30/100।
और सी से रिलेटेड अगर हम लोग टाइम देख रहे हैं तो 20%, तो कितना हो जाएगा 20/100। सारी वैल्यू लिख ली हमने, सारी वैल्यू लिख ली। अभी तक पीछे दो दो था, ए और बी थे, अभी यहाँ पे एक नया यूज हो गया सी। तो सी यूज हो गया तो उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, नीचे सिर्फ टोटल में सी यूज होगा, ऊपर जो हमारे फेवर में होगी उसको रख लेंगे। तो फेवर में क्या होगी, यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता बतानी, ए द्वारा, तो हमें ए वाली वैल्यू ऊपर रखनी है फेवर में। तो ए वाली वैल्यू रख लो, ए यहां पे दिख रहा है, ए यहां पे दिख रहा है। तो अगर हम लोग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताएं तो 1/100 इंटू इसको कितना रखेंगे 50/100, नीचे टोटल कर रहे हैं तो 1/100 इंटू 50/100 तो आना ही है, प्लस बी का देखते हैं 5/100 इंटू 30/100, सी का देखते हैं, सी कितना है 7/100 इंटू 20/100। सबके नीचे 100 आ रहा है, दो दो बार 100 आ रहा है, ठीक है, दो दो बार 100 आ रहा है, तो 100 एलसीएम लेकर हटा रहा है, ये सबके नीचे से 100 हटा रहे हैं, आप भी हटा देना, ऐसा नहीं आप मल्टीप्लाई करने लग जाओ, ठीक है, आप भी थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी किया करो, 100 हटा दो। तो ऊपर कितना आ रहा है 50, ऊपर 50 आ रहा है, नीचे कितना आएगा 50 प्लस का 5×15 150 प्लस का 140, तो ये कितना आ रहा है भाई, ऊपर 50 नीचे कितना आ रहा है, ये 200 हो जाएगा, 150 में 50 ऐड करोगे 200, 340, तो ये बेसिकली 5/34 आ रहा है, ठीक है बच्चे, कितना आ रहा है इसमें 5/34 आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलें, अगला क्वेश्चन बनाए। अगला क्वेश्चन बनाए, चलो भाई अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या बोला है कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता पूछी है, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, ए बी बेस का था, ठीक है, ए बी बेस थ्योरम का था, ठीक है। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता है 4/5, एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप में चित्र प्रकट होने की प्रोबेबिलिटी बताना। क्या बोला, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, ठीक है, 4/5 है, एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप में चित्र प्रकट होने की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा भाई 1/2। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता इतनी दे रखी है, एक सिक्का उछाला जाता है, सिक्का अगर उछाला जा रहा है तो उस पर क्या आ सकता है, हेड या फिर टेल आ सकता है, हेड या फिर टेल आ सकता है, तो बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। तो अगर चित्र प्रदर्शित हुआ है तो वास्तविक रूप में चित्र प्रकट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन सही है, क्या क्या बोला इसमें, probability that a speak truth is 4/5,
ठीक है ठीक है। हाँ भाई 4/5 और क्या बोला है ए तथा, ठीक है। तो ए से रिलेटेड यहाँ पे अगर देखो ए से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अगर हम लोग हेड और टेल के एक सिक्के पे देखो दो पहलू होते हैं हेड और टेल, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसकी भी 1/2 आएगी, इसकी भी 1/2 आएगी। अब अगर ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, ए वाली चाहिए ना, तो ए की चाहिए। तो अगर हम लोग इसी का बी निकाल लेते हैं, इसी का जस्ट बी सॉरी ए नॉट निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना, 1/5 हो जाएगा। और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 होगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। तो अगर हम लोग इसमें टोटल निकालें तो ए को ऊपर रखेंगे, ए को ऊपर इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है। तो ए का कितना है 1/5 इंटू 4/5 और फिर इन्हीं को ऐड कर लेंगे 1/5 इंटू 4/5 प्लस का कितना है 1/2 इंटू पी ए बार कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है 4/5 इंटू 1/2, ठीक है। एक सेकेंड, ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा क्योंकि दोनों का 1/2 है ना। तो ये कितना आ रहा है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेके हटा दो तो 4 4 और 1, ये सब हट जाएंगे ना, सब सेम ही तो हैं, सब हट जाएंगे। तो कितना आ रहा है 4/5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। फिर से वही आ गया 4/5 वापस से आ गया, 4/5 वापस से आ गया। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये बोला है कि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए इंटरसेक्शन सॉरी ए सबसेट है किसका बी का। सबसेट का मतलब है कि जैसे ए ये रहा तो ए की पूरी वैल्यू किस में आनी चाहिए बी में। तो पी बी नॉट इक्वल टू 0, तो निम्न में से कौन सा सही है। अब देखो सब में ये वाली वैल्यू है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है इनका इंटरसेक्शन आएगा और ये नीचे क्या आएगा पी बी आएगा, यही तो आएगा ए इंटरसेक्शन बी पी बी, यही तो आएगा। अब इन्हीं को हमें देखना है कौन सी वैल्यू क्या दी गई, क्या क्या दिया गया पी बी अपॉन पी ए, और ठीक है ठीक है। अब हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट ढूंढते हैं, इंटरसेक्शन पार्ट ढूंढते हैं। तो अगर इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या निकलेगा भाई पी बी निकलेगा, ये तो पी बी निकलेगा ना, पी बी निकलेगा, पी बी ए और बी, ए पूरा बी में आ रहा है, सॉरी ये पी बी नहीं पी ए आएगा, इंटरसेक्शन पार्ट है ना। ये कितना आएगा पी ए आएगा। पी ए क्यों आ रहा, क्योंकि देखो ए वाला इंटरसेक्शन पार्ट है तो ए इंटरसेक्शन पार्ट इसके अंदर आएगा बी के अंदर, पूरा ए बी के अंदर आ रहा है। तो जब इनका इंटरसेक्शन पार्ट ले रहे होंगे तो जो दोनों में कॉमन है उसी को लेते हैं इंटरसेक्शन पार्ट में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है ए है, तो हम लोग पी ए लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पे जरा हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, पी ए अपॉन में पी बी, पी ए अपॉन में पी बी। यहां पे थोड़ा सा कैच है, अब ये पी बी जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, पी बी 0 हो नहीं सकता। तो पी बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पी बी की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अगर पी बी की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो जरा हम लोग 1 अपॉन पी बी की वैल्यू देखें, तो 1 अपॉन पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यही ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगी यहां पे। तो हम लोग पीबी की वैल्यू अगर इसको लिखें पी ए इंटू 1 अपॉन पी बी, ठीक है। तो ये पी बी ग्रेटर देन 1,
तो ये पीए भी क्या हो जाएगा, पीए भी क्या हो जाएगा आपका, पीए भी तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना 1 से, क्योंकि ये 1/पीबी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो 1/पीबी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो यहां से ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ रहा है, पीए आ रहा है ना, पीए आ रहा है ना, इक्वल टू पी आ रहा है, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये पीबी वाली वैल्यू दूसरी साइड लेके, ये पीबी वाली वैल्यू लेके आप जैसे यहाँ पे पीबी की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू पीए की वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, प्रोबेबिलिटी में सारी चीजें हम लोगों ने कवर की, क्या क्या कवर किया, बेसिक डिफिनेशन कवर किया, बेसिक डिफिनेशन, ठीक है, एंड और रूल पढ़ा, ठीक है, एक और चीज पढ़ी, अगर प्रोबेबिलिटी लिखी गई है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 होती है, और पीए प्लस पीए इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या कवर किया, बेस थ्योरम कवर किया, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने कवर किया। अब आप लोगों के लिए गृह कार्य क्या है, गृह कार्य में आप जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये बना सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास बुक है उन सबके सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, किसके, प्रोबेबिलिटी के। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।